हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 27 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं एट ₹999 अगर आप दोनों को इकट्ठा खरीदते हैं, एंड इंडिविजुअली भी आप अगर ख़रीदना चाहें तो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ मेंबर स्टेट्स हैं। उसके बाद OIC है, जिसमें 57 स्टेट्स जो हैं वो मेंबर्स हैं, एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं इन जेदा, सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। एंड इसका एम क्या है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड एज वेल एज प्रोटेक्ट करना एंड उनको प्रमोट करना, मोर ओवर प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। ठीक है जी। एंड इसकी जो शुरुआत अगर हम देखें तो रबत इन किंगडम ऑफ मोरक्को 1969 के अराउंड ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। एंड इट हैज़ सिंगुलर ऑनर टू गैल्वनाइज द उम्मा इनटू अ यूनिफाइड बॉडी। तो उम्मा बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को बोला जाता है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिलीफ है कि पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक यूनिफाइड बॉडी की तरह रिप्रेजेंट करे, एंड जो 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं इन द वर्ल्ड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है एक अस्ताना डिक्लेरेशन 2017 की, जिसके थ्रू सभी OIC मेंबर्स ने ये कमिट किया कि दे विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इम्प्लीमेंट UN SDGs। ठीक है जी। तो एक प्रोग्रेसिव ये चीज़ है, अस्ताना डिक्लेरेशन है। अस्ताना इज़ लोकेटेड इन कज़ाकिस्तान। एंड क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि OIC ने इनवाइट किया है इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 46th सेशन ऑफ द OIC's काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी मीट होगी इन अबू धाबी, उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है। इससे पहले माइंड यू कभी भी इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था ड्यू टू द कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ OIC स्प्रेड अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स, एंड जो रेड में है दीज आर द ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो इंडिया एज यू कैन सी कहीं भी लोकेटेड नहीं है, तो अभी जो बात चल रही है। एंड जो एक ये हमारा सीरिया है, इट इज़ अ सस्पेंडेड मेंबर। तो सीरिया इकलौता ऐसा मेंबर है जिसको सीरियन वॉर के बाद सस्पेंड कर दिया गया था इसमें से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अरब लीग की बात करते हैं। तो अरब लीग क्या है? बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द अरब स्टेट्स इन एंड अराउंड नॉर्थ अफ्रीका, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया। तो 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर स्प्रेड है अरब लीग का, अफ्रीकन एज वेल एज एशियन कॉन्टिनेंट। एंड इसमें 22 मेंबर स्टेट हैं, बट जो सीरिया की पार्टिसिपेशन है अगेन वो सस्पेंडेड है इस ऑर्गेनाइजेशन से भी, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो पूरे मेंबर्स हैं, अगर आप ऐसे, ये हमारा अफ्रीका आ गया एंड दिस इज़ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये कुछ 22 मेंबर स्टेट्स हैं जो मेंबर्स हैं अरब लीग के। तो अरब लीग से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं, वो है अरब नेटो का। तो प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से ये चीज़ें थोड़ी न्यूज़ में थी। उसके बाद आफ्टर द गवर्नमेंट चेंज्ड इन अमेरिका, तो उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो गया पेस में, लेकिन अब दोबारा से इसके बारे में बात होना स्टार्ट हो गया है। तो अब आगे न्यूज़ में आएगा तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस, लेकिन आप अगर खुद से चाहें तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स देख लीजिएगा अरब नेटो से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करते हैं। तो ये अगेन एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ द ऑल द अरब स्टेट्स ऑफ द पर्शियन गल्फ एक्सेप्ट फॉर इराक। तो इराक मेंबर नहीं है। 6 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड जो नोट करने वाली बात क्या है कि सभी के सभी दे आर मोनार्कीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, कुछ फेडरल मोनार्कीज हैं, एंड कुछ इसमें से एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ हैं। ठीक है जी। तो सभी तरह की मोनार्कीज़ हैं इसमें, लेकिन है सभी मोनार्कीज़ ही। तो ये जो मैप में आप देख सकते हैं, दीज आर द 6 स्टेट्स जो मेंबर्स हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के। इराक माइंड यू इज़ नॉट द मेंबर, एंड यहाँ पर सीरिया है, दिस इज़ सिनाई पेनिनसुला, दिस इज़ इज़राइल। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एंड ये यमन है। यमन एक और जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि सभी जो अरब पेनिनसुला के स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर नहीं है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, क्योंकि ये जो यमन है इट इज़ एक्सक्लूडेड।
आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें फॉरेस्ट फायर्स के इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका ने एक हॉटलाइन भी डेवलप करने की बात की है। तो लीविंग दैट थिंग अपार्ट, हम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो प्रोमिनेंट एनिमल्स हमें मिलते हैं, एक तो इंडियन बिसॉन है, एलिफेंट, डियर, टाइगर एंड दे आर फाउंड देयर। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है जी, 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एंड अब ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी सारी और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स भी शामिल हैं। एंड वायनाड के अराउंड अगर हम देखें तो एक हमें नगरहोल एंड बंदीपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो मिलती हैं कर्नाटका में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है ये, एंड जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है उसमें लोकेटेड है मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। एंड ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, एंड जो इसकी वेजिटेशन है वो प्रोमिनेंटली क्या है, मॉइस्ट डेसिडस टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसमें। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्यों इतनी डिटेल में देख रहे हैं ये, क्योंकि वाइल्ड फायर्स की वजह से थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, एंड जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं वो हम देख ही रहे हैं अपने सामने। तो इसीलिए थोड़ा इन डेप्थ जानना ज़रूरी है इसकी वाइल्ड लाइफ एज वेल एज जो सराउंडिंग एरिया है उसके बारे में। एंड वायनाड डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ आदिवासीज इन केरला, तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। And the Western Ghats Nilgiri subcluster, including all the sanctuary, is under the consideration of World Heritage Committee for selection as World Heritage Site। तो इसको World Heritage Site डिक्लेयर करने के लिए भी अभी एक जो पूरा मामला है वो कंसिड्रेशन में है अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये नहीं बना है, लेकिन इट कुड प्रॉबेबली बी वन वेरी सून। ठीक है जी, एंड ये हम इसका थोड़ा मैप देख लेते हैं। यहाँ पर है जो हमारी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऊपर राजीव गांधी नेशनल पार्क है, एंड यहाँ पर है बंदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, एंड नीचे मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है जी, तो इस मैप को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो आपको सराउंडिंग एरिया की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताकर आपसे उस जगह के बारे में पूछ रहे होते हैं। एंड जो पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसका ही पार्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व का, इसमें एक टाइगर ने एक लेपर्ड को मार दिया है, तो उसी के लिए थोड़ा न्यूज़ में था, तो दैट इज़ व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। एंड ये एक टाइगर रिजर्व तो है ही इंडिया का, इनफैक्ट ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है जी, एंड इसमें जो वाइल्ड लाइफ हमें क्या मिलती है, रॉयल बंगाल टाइगर है, इंडियन लेपर्ड्स हैं, स्लॉथ बेयर है, बारासिंगा है, एंड इंडियन वाइल्ड डॉग है। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि एक तो ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसका एक अपना ऑफिशियल मैस्कट है भूत सिंह द बारासिंगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रुडयार्ड किपलिंग का जो नावल था द जंगल बुक, उसमें इसके जंगल्स के बारे में भी बात की हुई है। ठीक है जी, तो जो प्लॉट है वो इसके जंगल्स में भी सेट किया हुआ है इस नावल में। तो ये कुछ बातें थी कान्हा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।